हमारी माँ बहनों की इज्जत और जम्मू कश्मीर जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मैं एक नारा दूंगा जोर से आवाज से, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। लिहाजा जैसे कि कार्रवाई को शुरू करने के लिए मैं दाते सुपुर्द दूंगा आपसे कि वो बराए मेहरबानी तशरीफ फरमा कर तलावत कागजात से जो है आज के प्रोग्राम की जो है वो शुरुआत करी। हाफिज जहीर साहब। जी नहीं, पीर पंजाल तो मेरा घर है, ये मेरे घर से भी ज़्यादा नज़दीक है और इसके साथ मुफ्ती साहब को बहुत ही ज़्यादा अकीदत था, बहुत प्यार था और इसीलिए उन्होंने मुग़ल रोड भी बनाया ताकि हमें आने जाने में सहूलियत हो जाए, हम एक दूसरे के नज़दीक आ जाए। तो यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है जब से भी मैंने सियासत में पाँव रखा है, बहुत प्यार से और बहुत मैं यहाँ आती हूँ जब मैं दुखी हो जाती हूँ थोड़ी सी कश्मीर में हालात वहाँ देख के, तो मैं यहाँ आती हूँ और यहाँ मुझे यहाँ के लोगों से मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलती है। मैम आप यहाँ पे आई 2 दिन में लोगों ने आपसे क्या क्या मांगे रखी, क्या क्या लोगों की डिमांड? नहीं, बहुत मुश्किलात हैं, बेरोज़गारी सबसे बड़ी चीज़ है जिसके लिए लोग जो नौजवान निकलते हैं तो उनको डंडे खाने पड़ते हैं। जो थोड़ी बहुत नौकरियां बची हुई हैं उसमें धांधलियां होती हैं, लोगों को नौकरियों से बाहर निकाला जाता है, नई नौकरियां आ नहीं रही हैं और ऊपर से दूसरा ऑर्डर निकाला है एलजी साहब ने कि जो पोस्ट 2 साल तक खाली रहेंगी उनको रेफ़र भी नहीं करना है। ऑलरेडी नौजवानों की जो एज थी नौकरियां जम्मू कश्मीर में उसको भी कम किया गया, तो ये तो सबसे बड़ा मामला है। दूसरा जो ये पेंशन का किया गया है कि आपको फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए बूढ़े बुज़ुर्ग अपाहज लोग कैसे जाएंगे। इसी तरह राशन की बहुत दिक्कत है, पहले राशन जो मिलता था अब वो भी कम हो गया है और सड़कों की हालत बहुत ख़राब है और हस्पतालों में जो है डॉक्टर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हैं। मैम आपने जम्मू में कैंडल मार्च में जो है शिरकत की और इस दौरान एलजी साहब का कहना है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दहशतगर्दों को नौकरियां दी। मैं क्या कहूँ, अब एलजी साहब यूपी से आए हैं, उनको अपना तजुर्बा भाई वैसे ही होगा, वो वहाँ जो माफिया गुंडे शुंडे हैं हो सकता है वहाँ वो उनका रिवाज हो, वैसे लोगों को वहाँ माफिया शाफिया को नौकरी देने का गुंडों शुंड, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। काफी ज्यादा हल्ला हुआ उसके बाद जो कंसर्न पार्टी ने 10 दिनों तक लोगों से राय मांगी है, इससे आप कितनी बड़ी डेवलपमेंट देखते हैं प्रॉपर्टी टैक्स की इम्पोजिशन के बारे में? देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स का इम्पोज करना यहाँ पर ये कह के कि हर जगह ये होता है, मैं समझती हूँ बहुत बड़ा जुल्म है जो इस वक्त हमारे हालात हैं। 2019 में जिस तरह 370 ख़त्म किया गया, उसके बाद यहाँ शट डाउन रहा, उसके बाद कोविड आया, उसके बाद आपने जम्मू में बिल्कुल दरबार मुँह बंद कर दिया। आप जम्मू के दुकानदारों की हालत देख लीजिए क्या हालत है, कहाँ से लाएंगे प्रॉपर्टी टैक्स? लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, गैस की कीमत कित आसमान को छू रही है, तो ऐसे में लोग कहाँ से लाएं जो वो प्रॉपर्टी टैक्स दें? एक तरफ से आप घरों को गिरा रहे हो, दूसरी तरफ से जो घर बचे उसमें कहते हो टैक्स दे दो, तो मैं समझती हूँ बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैम एक सियासत से जुड़ा हुआ सवाल, सभी रीजनल पार्टीज ने मिलकर पीएजीडी को कायम किया था जम्मू कश्मीर में, पिछले काफी अर्से से कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई अभी मीटिंग नहीं हुआ, अभी तो फिलहाल ऑल पार्टी मीटिंग हुई है जम्मू में जी। पीएजीडी मैम बाबा कलाम साहब यूनिवर्सिटी की बात करें तो आए दिन वहाँ पे सवालिया निशान उठ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे उसके बारे में मालूम नहीं क्या सवालिया जो टेलीविजन है वो परमानेंट नहीं हो रहे। भाजपा ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने उन्हें कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दी जिसके तहत वो बिल्कुल हमने पॉलिसी लाई थी जिसमें हमने ये फैसला किया था, हमने फाइनेंशियल उसका जो ज़रूरत थी वो भी रखे थे। कोई हमने 60,000 जो है डेली वेजर उनको परमानेंट करने का पूरा वो प्लान बनाया था, उसमें पैसा भी रखा था। अब ये सरकार क्या कर रही है उसमें मैं क्या कह सकती हूँ। हदबंदी को लेकर हाँ, वहाँ शादरा शरीफ जाती हूँ, रात को रुकती हूँ तो लगता है नई ताकत जान में जान आ गई। मुझे मालूम है हम सब बहुत मुश्किल हालात में हैं, बड़े मुश्किलात हैं, बड़ी सख्ती है, बड़ी तकलीफ है, महंगाई ने मार के रख दिया है, कमर तोड़ के रख दिया है।
बेरोजगारी की तो आप इनके सामने मत रहिए, इनको ये है लेडीज आई हुई है, इनको प्रॉब्लम होती है। मैं 2 मिनट से तो बेरोजगारी ऐसी बढ़ गई है, कह रहे थे कि 370 खत्म करने के बाद बेरोजगारी दूर कर देंगे, बल्कि उसका उल्टा हो गया। जो हमारी जमीन उस पे इनकी नजर, हमारी नौकरियों पे इनकी नजर, अगर कहीं नौकरी की भर्ती होती है उसमें दांधली तो कैंसिल कर देते हैं। यानी बड़ी मुश्किल में है, बात आप नहीं कर सकते हो। घर में बात करने से डर लगता है कि बात करूंगा तो पता नहीं कौन पकड़ के ले जाएगा। तो मुझे याद आता है मुफ्ती साहब जब 2002 में बड़े हालात खराब थे, घर से निकलना मुश्किल था, आपको याद है। सर की टोपी भी उठा के देखते थे इसके अंदर कुछ तो नहीं है, मगर उन्होंने जब सरकार बनाई तो उन्होंने ये मुश्किलात दूर किए। आज हम फिर मुश्किल में फंसे हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मुफ्ती साहब होते तो क्या करते। तो बहुत सारे लोग कहते हैं अगर मुफ्ती साहब होते तो ऐसा होता ही नहीं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि अगर मुफ्ती साहब होते तो ये सब नहीं होता, मगर अगर मुफ्ती साहब होते तो वो इस मुसीबत का डट के मुकाबला करते हैं जिस तरह पीडीपी कर रही है इस वक्त। आप हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकते। अगर बैठोगे, अगर बात नहीं करोगे तो आपका वजूद, हम सब का वजूद मिट जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि हम बोलेंगे कि हमारा बच्चा है, बच्चे का बच्चा है, ये जमीन पे पांव रखना चाहता है पर वो जमीन उसके पांव के नीचे नहीं होगी। लोग आएंगे फिर बोलेंगे वो गुजर कैसा होता था, वो जबान कौन सी बोलता था, वो पहाड़ी कैसा होता था, वो डोगरा कैसा होता था, वो कश्मीरी कैसा होता था। अगर हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो हमारा वही हाल होगा। अपना वजूद कायम रखने के लिए हमें बोलना है, बात करनी है। मेरे अकेले बोलने से कुछ नहीं होगा। जब तक मेरी आवाज में आप लोग आवाज नहीं मिलाओगे इस जुल्म के खिलाफ, इस तशद्दुद के खिलाफ, तब तक बात नहीं बनेगी। आपको याद होगा एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर में राजशुमारी का वक्त चला था। मुफ्ती साहब जो है हमेशा अलग रास्ता बनाते थे। मुफ्ती साहब ने तब भी अलग रास्ता बनाया। उसके बाद जब 2002 में हालात खराब बहुत थे, हमें मेजॉरिटी नहीं आई, 16 सीटें आई, तो मुफ्ती साहब ने फैसला किया हम कांग्रेस के साथ जाके एक प्रोग्राम बनाएंगे जिससे लोगों को आसानी होगी। हमने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, मगर वाजपेयी जी के साथ बातचीत रही मुफ्ती साहब की। वो वाजपेयी जी जब मुफ्ती साहब ने कहा मैं मुगल रोड बनाना चाहता हूँ, पहले तो कोई मानता नहीं था मुगल रोड बनाने के लिए। वोट तो बहुत सारे लोगों ने लिए थे, मगर मरकजी सरकार इजाजत नहीं देती थी। बोलते थे स्ट्रेटेजिकली ये रोड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं बनाना है। मगर जब मुफ्ती साहब ने वाजपेयी जी से कहा कि राजौरी पुंछ का इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत गुर्बत है, बहुत गरीबी है, इनको जम्मू पहुंचने में 5, 6, 7 घंटे पुंछ से लगते हैं और कश्मीर पहुंचने में 2 दिन लगते हैं, जबकि कश्मीर जो है 4 घंटा भी यहाँ से दूर नहीं है। तो ये लोग क्यों इतना घूम के जाए? तो वाजपेयी जी मान गए और हमारा मुफ्ती साहब ने आपका रास्ता बना दिया। उसके बाद मुफ्ती साहब का ख्वाब था कि मैं इस पे टनल बनाऊं। जब उन्होंने उस वक्त सरकार बनाई, 3 साल तक वो कोशिश करते रहे इस पे टनल भी आना चाहिए, मगर बदकिस्मती हुई 3 साल के बाद सरकार बदली, टनल का ख्वाब उनका पूरा ना हो सका। मुफ्ती साहब ने कोशिश की इस इलाके की मुश्किलात को दूर करने की, और उन्होंने अपने जहां से कुछ नहीं दिया, आप लोगों ने साथ दिया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनके आपकी मुश्किलात को आसान कर दिया। 2014 में मुफ्ती साहब ने कहा था कश्मीर में, मैं लोगों से कहता हूं मुझे 40 सीटें दे दो, मैं जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल दूंगा।
मैं जम्मू कश्मीर को इस खून खराबे से बाहर निकालूंगा। मगर बदकिस्मती ये हुई 40 नहीं 25 सीटें मिली हमें, और भाजपा को 25 यहाँ कश्मीर में 2, उधमपुर में 28 सीटें मिली। हमें राजौरी पुंछ से 3 सीटें मिली, 28 हमें 28 उन्हें। अब मुफ्ती साहब को फिर मुश्किल फैसला करना पड़ा। एक मुश्किल फैसला उन्होंने तब उस वक्त किया था जब उन्होंने आपकी हालत देखी थी। आपको पता नहीं याद है, जब आप अपने घरों में सोते थे, रात को मिलिटेंट आता था, वो लात मार के दरवाजा खोलता था, कहता था खाना दे दो। जो ही वो निकलता था तो आर्मी आती थी और वो गाली दे के बोलती थी कि ये कौन लगते हैं तुम्हारे, इनको खाना खिलाया आप लोगों ने, और मारते थे। आपकी उस सख्ती को देख के मुफ्ती साहब ने उस वक्त बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने कांग्रेस की जमात छोड़ के पीडीपी बनाई। हालांकि पीडीपी बनाना कोई आसान नहीं था, बड़ा मुश्किल फैसला था। हमारे वर्कर हमसे नाराज हो गए, वो कुछ कांग्रेस में ही रहे, हमारे 7 साल रही। 2 साल में मैंने 12,000 नौजवानों की FIR वापस ली, और आज उन्हीं नौजवानों को आगरा और हरियाणा के जेलों में बंद किया जाता है, जिनकी FIR मैंने वापस ली। मैंने अपने वक्त में बातचीत करने के लिए हुर्रियत को खत लिखा। आज तक किसी वजीर आला ने हुर्रियत को खत नहीं लिखा, मैंने लिखा सेपरेटिस्ट को। मैंने कहा दिल्ली से बहुत बड़ी टीम आ रही है, जिसमें अरुण जेटली, राजनाथ सिंह जी, रामविलास पासवान, सीताराम येचुरी, गुलाम नबी आजाद, मिस्टर खरगे, आपके शरद यादव और भी कई लीडर वैसे ये आ रहे हैं। हुर्रियत वालों, इनसे बात करो, बताओ क्या मसला है। अगर बात भी नहीं करोगे, कम से कम दरवाजा खोल के इनको एक कप कहवा पिलाओ, ताकि ये देखें कि कश्मीर के लोग कितने अच्छे हैं। मगर हमारी बदकिस्मती, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। नतीजा ये हुआ, पूरे मुल्क में पैगाम चला गया कि कश्मीर के लोग क्या ऐसे हैं कि मेहमान दरवाजे पे है और दरवाजा नहीं खोला। उससे जो हमारी मेहमान नवाजी है, उसकी बदनामी हो गई उसको। उसके बाद मैंने 1 महीने का सीज फायर करवाया, मगर कोई वहां से अच्छा जवाब नहीं मिला। मैंने 2 मिनिस्टर ड्रॉप करवा दिए जब मेरी छोटी बच्ची के साथ दरिंदगी हो गई। 2 मिनिस्टर मैंने ड्रॉप करवाया, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। यानी हमने अपना एजेंडा चलाया, मैंने अपना एजेंडा चलाया, मैंने बीजेपी का एजेंडा नहीं चलाया। जब उनको लगा कि एजेंडा पीडीपी का चल रहा है, उन्होंने सरकार गिरा दी और सब तहस नहस कर दिया। यहाँ लोगों को लगता था जब 370 खत्म हो गई, लगता था ये कुछ पीडीपी का कुछ ले गए हैं, हमारा क्या है। मगर 370 खत्म करना सिर्फ 370 खत्म नहीं था, ये एक भूचाल था। वो भूचाल आज तक आ रहा है। कभी हमारी जमीनों की शक्ल में जो हमसे कहते हैं ये सरकारी जमीनें, ये छोड़ दो, कहते हैं ट्राइबलों को जंगल का हक देंगे, मगर यहाँ से उनके कोठे तोड़ देते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, हमारी नौकरियों के लिए बाहर से लोगों को लाते हैं, जो यहाँ थोड़ी बहुत नौकरी है उसमें धांधली करते हैं। अब कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, बिजली का फीस बढ़ाएंगे। ये सारे तूफान हैं। जिन तूफानों को मुफ्ती साहब ने रोका था, मैंने रोका था, इस मुसीबत को रोका था। ये मुसीबत मुफ्ती साहब ने देखा था 2014 में। ये 5 साल की मुसीबत नहीं है, ये लंबी मुसीबत है, इसको झेलना पड़ेगा। और हम बाप बेटे ने इसको झेला था और आप लोगों को बचाया था, मगर लोग समझ नहीं पाए। कहा जी लाया बीजेपी को, भाई हमने कहां से लाया? उनको तो जम्मू में सीटें मिली, उनको तो हिंदुस्तान में मेजॉरिटी मिली, तो आप क्या करोगे? इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैंने कहा मैं हमेशा आपके पास आती हूँ ये सोच के कि जब मैं थक जाती हूँ, जब मेरा दिल तंग हो जाता है, तो मैं राजौरी पुंछ का टोल लगाती हूँ, यहाँ आप लोगों के साथ मिलती हूँ, आपसे बात करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ बहुत लोग मेरी तारीफ करते हैं, जी बड़ा कमाल किया। मैं क्या कमाल कर सकती हूँ? हम क्या कमाल करेंगे? जब तक मेरी आवाज के साथ आप लोग आवाज नहीं मिलाओगे, मेरी आवाज क्या है?
न कारखाने में तोते की आवाज। आपके पंचायत के इलेक्शन आने वाले हैं, आपके म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन आने वाले हैं, असेंबली का मुझे मालूम नहीं है, तो क्या पीडीपी तैयार है उसके लिए? जब महबूबा मुफ्ती बोले अगर पीछे 4000 5000 5 सरपंच हो तो मेरी आवाज में ताकत आती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल बिल्कुल। जब हम कोई बात करते हैं तो उसमें ताकत देने के लिए सबसे बड़ा जो है वो वोट की ताकत होती है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मैं अकेली ना पड़ जाऊं, मैं आपके पास बार बार आऊंगी, आती रहूंगी। मुझे याद है इतने सालों में मैंने आपकी कितनी मक्की की रोटी और सरसों का साग खाया है, मुझे तो याद भी नहीं। अब मैं जाती थी टोपा, पता नहीं कहाँ, फतेहगढ़ और पता नहीं कहाँ फतेहपुर, और लोग रास्ते में इंतजार कर रहे होते थे मक्की की रोटी और सरसों का साग लेके। तो मैं कैसे भूल सकती हूँ आपको? मेरा आपके साथ बहुत ही दिल का गहरा रिश्ता है। मगर मेरा आपका कहने का मकसद ये है कि पीडीपी आपकी जमात है। यहाँ कुछ भी देखिए जो किया मुफ्ती साहब ने किया, उसके बाद बताइए क्या किया किसी ने। आज आप 10 रुपए सेब किलो खाते हो, वो यहाँ से आता है, नहीं तो 40-50 से कम होता नहीं था। आज आप सुबह जाते हो, शाम को आते हो। मुफ्ती साहब बहुत कुछ करना चाहते थे, मौका नहीं दिया अल्लाह ताला ने, और लोगों ने भी मौका नहीं दिया। जहाँ उनको 3 साल काम करना पड़ा, जहाँ प्रसाद यादव की जमात हो, कांग्रेस की जमात हो, केसीआर की जमात हो, शरद पवार की जमात हो, जिसकी भी जमात हो, उनके लीडरों को बिना पूछताछ के जेलों में डाला जाता है। जब हमको जेल में डाला गया, उनको बोला चुप करो, ये मुल्क के मफाद में है, ये एंटी नेशनल लोग हैं, इनको हम जेल में डाल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती एंटी नेशनल है, इसको बंद कर रहे हैं। मगर आज जब पूरे हिंदुस्तान के अपोजिशन लीडरों को बंद किया जा रहा है, ये कह के कि ये चोर हैं, ये करप्ट है, आज कोई आवाज नहीं उठा रहा। मगर हम उठाएंगे आवाज, हम कहेंगे बीजेपी को कि आप इस तरह इस मुल्क का जो आईन है उसको नहीं तोड़ सकते, इस तरह आप लोगों के हकूक के साथ नहीं खेल सकते। इस तरह आप चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे बाकी लोग हो, उनको जेल में नहीं डाल सकते, ये नहीं चलेगा। आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, आज आप इतनी गर्मी में